नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस। राइट, आज हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की शुरुआत करने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, सो व्हाट इज बैंकिंग अवेयरनेस? ये हमारा सबसे पहला सवाल है। आज के हम लेक्चर में यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस क्या है, उसका हमारे बैंक अलग अलग बैंक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, उसका टोटल सिलेबस क्या है और बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसी करनी है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो बैंकिंग अवेयरनेस समझने से पहले हमको समझना पड़ता है कि व्हाट इज बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या होता है? राइट, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से कर्जा लेता है और लोगों से डिपॉजिट लेता है और लोगों को कर्जा देता है। इस डिपॉजिट लेने और कर्जा देने के बीच में बैंक अपना एक प्रॉफिट कमाता है। ये जो बैंक है ये कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं होती है। एक्चुअली बैंक किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक बैकबोन की तरह काम करता है। राइट, तो इसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए हम बैंकिंग अवेयरनेस इस टॉपिक को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग एस्पेक्ट, इसको हम बैंकिंग अवेयरनेस कहते हैं। बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस इज इकोनॉमी from the point of view of bank, इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी कैसे है उसको समझने वाले हैं यहाँ पे। It encompasses wide range of topics including the history of bank, different types of bank institutions, banking products, services, banking regulation and policies, banking technology, digital and etc. तो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर हम बैंक से रिलेटेड बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे समझेंगे। जैसे कोई एक टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, बैंक के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, ये सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड, एनपीए, ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस में समझने वाले हैं। सो बैंकिंग अवेयरनेस, उसका सिलेबस हमको समझना काफी जरूरी है। सी गाइस, आईबीपीएस ने और आरबीआई ने कभी भी बैंकिंग अवेयरनेस में कौन से टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी नहीं है। बट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे हैं और अलग अलग हमारा नॉलेज है, उसके आधार पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट किए जिनको हम बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले। जैसे एक टॉपिक है बैंकिंग हिस्ट्री। ठीक है, बैंकिंग हिस्ट्री दैट मीन्स के इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप हुए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैंक्स ब्रिटिशर्स आए तब दी है, नहीं, उसके पहले भी बैंकिंग थी। बट हम जहां पे बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ेंगे वो ब्रिटिशर्स द्वारा, यूरोपियन लोगों द्वारा जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बनाई गई थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, मतलब हमको पता है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है। जैसे आरबीआई, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंक। लेकिन आरबीआई किनको रेगुलेट करता है? तो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज, इन अलग अलग बैंक को हम आरबीआई रेगुलेट करता है। इन्हीं सारे बैंकों का जो भी सिस्टम है उसको हम बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, उसकी स्टैब्लिशमेंट क्यों हुई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से अलग अलग काम करता है इंडिया के अंदर, ये सारे टॉपिक्स हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस, किसी भी देश के अंदर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा खतरा होता है। इस इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज आज के जमाने में पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दे आर सफरिंग थ्रू हाई इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको आप कहोगे मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को कब इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन सी तरीके की पॉलिसी कौन से टाइप की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंप्लीमेंट की जाएगी, ये सारा ज्ञान हमको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। हम सबको पता है कि बैंक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट मिलते हैं। मान लो कि अगर मैंने बैंक में 5 साल के लिए पैसा डाल दिया, दैट मीन्स आई एम अवेलिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इनटू द बैंक। हम लोग ज्यादातर हम में से स्टूडेंट्स हैं,
स्कूल कॉलेज के अंदर हमने एक स्टूडेंट अकाउंट ओपन किया है, वो एक सेविंग्स अकाउंट है जहां से हमने स्कॉलरशिप की सर्विसेज अवेल की थी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, सरकार के गवर्नेंस में, बैंक के बिजनेस में, ये सारा फंक्शन हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर। अब बैंक है तो बैंक लोगों से लोगों से डिपॉजिट लेती है और लोगों को कर्जा देती है। जब बैंक लोगों को कर्जा देती है तब वो डिफरेंट टाइप के लोगों को यहाँ पे कर्जा देती है। मान लो कभी किसी फार्मर को कर्जा दे दिया, कभी किसी एम्प्लॉय को कर्जा दे दिया, कभी किसी बिजनेसमैन को कर्जा दे दिया, कभी कोलैटरल बेस्ड, कभी कोलैटरल फ्री कर्जा दे दिया। सो ये अलग अलग टाइप के जो कर्जे है ना जो बैंक देती है, उसके कारण बैंक के सामने डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क जनरेट होते हैं। तो उन सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये रिस्क मतलब बैंक के सामने पॉसिबल लॉसेस है। इसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इनके इंपैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर। देन बेसल नॉर्म्स। ये जो रिस्क है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये रिस्क बैंक को फेल होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाते हैं। हमने देखा है कि 2008 में अमेरिका के अंदर जो बैंक्स फेल हुई थी, उसके पीछे भी बैंकिंग रिस्क एक कारण था, सब प्राइम क्राइसिस के बाद, राइट। तो उस तरीके के ग्लोबल सिनेरियो से डील करने के लिए हमारे पास एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब कुछ इंटरनेशनल नियम होने चाहिए जो कंट्रीज में म्यूचुअली एक्सेप्ट करने चाहिए। उसके लिए एक बेसल नॉर्म बनाया जाता है। बेसल एक्चुअली स्विट्जरलैंड का एक शहर है। वहां पे जो बीसीबीएस, बैंकिंग बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, वो है, उसने ये नॉर्म्स बनाए हैं। इंडिया इज अ पार्ट टू दैट बीसीबीएस। तो ये बेसल नॉर्म समझेंगे हम यहाँ से कि कैसे बेसल नॉर्म इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए मदद करता है। देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट इन बैंकिंग सेक्टर। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्रेडिट रिस्क होता है। बैंक ने अगर किसी को कर्जा दिया तो बैंक एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाला पर्सन बैंक को रेगुलरली अपना ईएमआई पे करते जाए। लेकिन जब कोई भी पर्सन बैंक को अपना कर्जा रेगुलरली वापस नहीं करता है तो बैंक उस इंसान के अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह डिक्लेयर कर देती है। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बैंक के सामने एक तरीके से लॉस है, ठीक है। तो हमको ये एनपीए समझना काफी जरूरी है। एनपीए के इंपैक्ट, एनपीए के कारण और एनपीए को मिटिगेट करने के लिए आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलके कौन से स्टेप्स उठा है, हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन। सो गाइस, मान लो हम लोग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हैं। लॉकर सर्विस हो गई, इंटरनेट सर्विस हो गई, एटीएम सर्विस हो गई, ब्ला एंड ब्ला। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो बैंकिंग सर्विसेज है ना, उन बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते समय कभी कभी ये हो जाता है कि हमारे साथ मिसबिहेव हो जाता है या फिर हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है, 420 हो जाती है। तो इस सिचुएशन में बैंकिंग ओम्बुड्समैन कस्टमर्स की हेल्प करता है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये आरबीआई के अंदर एक हायर ऑफिशियल होता है जिसका काम है लोगों की कंप्लेंट सुनना और उसके ऊपर एक इफिशिएंट एक्शन लेना, वो भी शॉर्ट समय में। तो वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी किसी भी देश का ऑथराइज्ड मनी होता है। ये जो करेंसी है इसको मैनेज करना पड़ता है। अगर इसको मैनेज नहीं करेंगे तो इस करेंसी को खतरा हो सकता है। इसलिए करेंसी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है। करेंसी मैनेजमेंट का काम करता है आरबीआई। हु परफॉर्म करेंसी मैनेजमेंट? आरबीआई। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आरबीआई कैसे करेंसी को प्रिंट करता है, कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये सारे काम हम करेंसी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज योर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड किसी भी देश के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। फॉरेन ट्रेड जो होता है वो किसी भी देश में फॉरेक्स को बिल्ड करने में काफी मददगार होता है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्राओं का भंडार। जो भी इंडिया विदेशी मुद्राएं कमाएगा वो आरबीआई के तिजोरी में रखा जाएगा, उसको आप कहोगे फॉरेक्स। ये फॉरेक्स किसी भी देश की ताकत होती है। तो फॉरेन ट्रेड जो है ना इंडिया में फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फॉरेन ट्रेड को पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी, जैसे फॉरेक्स क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये सारे अकाउंट पढ़ते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है,
ठीक है, इस तरीके से हम सारे टर्मिनोलॉजीज फॉरेन ट्रेड के अंदर पढ़ते, जहां पे हमको समझता है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा है। नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल बजट पेश करती है, उस बजट के अंदर गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों चीजें लिखी होती है। बट ये जो बजट होता है ना, ये फिस्कल पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? हमने यहाँ पे देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम है मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना विद बाय आरबीआई। जब आरबीआई मार्केट में एक स्टेबिलिटी स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा थ्रू इस पॉलिसी, तो आरबीआई की उस पॉलिसी को आपको होगी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन उसी तरीके की मार्केट स्टेबलाइजेशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए जो पॉलिसी बनती है वो है फिस्कल पॉलिसी। ये सारा काम बजट के थ्रू किया जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम प्राइमरली बजट को देखते हैं कि कैसे बजट के थ्रू मार्केट को स्टेबलाइज रखा जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, तो बजट के अंदर जब टैक्सेशन को कम ज्यादा किया जाता है तो मार्केट के मनी सप्लाई को कम ज्यादा किया जाता है। जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम ज्यादा किया जाएगा, मतलब मार्केट के अंदर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, मार्केट को स्टेबलाइज रखने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट को स्टेबलाइज नहीं रखा जाएगा ना दोस्तों, तो मार्केट जो है ना डिस्टेबलाइज हो जाएगी। जैसे आज पाकिस्तान, श्रीलंका ये देश की हालत है ना, उसी तरीके की हालत हो सकती है इंडिया में। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे इनकम ऑफ गवर्नमेंट, then expenditure of government, debt of government, then fiscal deficit of the government। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम इस फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, let me clear this first। International financial institution, what are these institutions? See, international financial institution ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देन और क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये कुछ हमारे पास एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो इन सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इंस्टीट्यूशन कब बने, इनका काम क्या है, और इंडिया के साथ इनका रिलेशन कैसा है, इंडिया इनसे कौन से तरीके की सर्विसेज अवेल करता है, ये सारी चीजें हम इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो इन्फ्लेशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है। कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जब चीजों की प्राइस बढ़ते हैं तो उसको आप इन्फ्लेशन कहते हो। तो ये चीजों की प्राइस क्यों बढ़ती है, कब बढ़ती है, उसके कारण क्या है, इसको समझना पड़ता है। फिर अगर ये इन्फ्लेशन है तो अच्छा है कि बुरा है, इसको समझना पड़ता है यहाँ पे। फिर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखा था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है। तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। तो इन्फ्लेशन के अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है, कौन सी पॉलिसीज उसके लिए काम करती है, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे दो तरीके के इंडेक्सेस आते हैं, एक है आपका CPI
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, next is WPI, wholesale price index, इस तरीके से अलग अलग प्राइस इंडेक्सेस, मतलब ये इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। आरबीआई का काम क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आरबीआई इस इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में, मतलब 4% प्लस माइनस 2, इस रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करती है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी रन करती है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। इस तरीके से ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसलिए हमको इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन का अलग अलग लोगों के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे बैंकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, देन कस्टमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी एज अ होल उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग। सिलेबस के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा, डिजिटल बैंकिंग। व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग दो? सो गाइस, डिजिटल बैंकिंग मतलब इट्स अ बैंकिंग with the help of internet or electronic mode. Banking with the help of internet or electronic mode. जैसे आपकी यूपीआई, आप जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, आजकल काफी ज्यादा चर्चा में यूपीआई, ठीक है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश है। हम लोग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज डिजिटल बैंकिंग के थ्रू हर साल हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का यूपीआई का सक्सेस देख के बहुत सारी कंट्रीज इंडिया से यूपीआई की टेक्नोलॉजी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीआई जैसे टेक्नोलॉजी को उनके देश में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिजिटल बैंकिंग? तो डिजिटल बैंकिंग इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। डिजिटल बैंकिंग क्या है? बेसिकली फ्यूचर है। डिजिटल बैंकिंग के बहुत सारे फायदे हैं और ये फ्यूचर में इंप्लीमेंट होते हुए भी दिखेंगे आप। इसलिए हमको डिजिटल बैंकिंग क्या है उसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है कि डिजिटल बैंकिंग में कौन से तरीके की बैंकिंग आती है, क्या उसके अंदर एटीएम मशीन आएंगे, एटीएम मशीन से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डिजिटल बैंकिंग के अंदर आएंगे, इंटरनेट ट्रांजैक्शन, देन आपका एनपीसीआई, दैट मींस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। ऐसे अलग अलग टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट, डिजिटल बैंकिंग के अंदर। इसी के साथ हम और कुछ नए टॉपिक भी पढ़ेंगे जो अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई ने सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है, मतलब पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है यहाँ पे, हाँ? और उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा मिल रहा है आरबीआई को। तो आरबीआई ने जो सीबीडीसी यानी ई रूपी लॉन्च किया है वो हम इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कैसे ई रूपी डिजिटल बैंकिंग को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा, उससे फायदे क्या होंगे, उसके सामने चैलेंजेस क्या है, ये सारे टॉपिक हम डिजिटल बैंकिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो गाइस हम सबको एक बात पता है कि 2014 में मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम है जन धन योजना। स्कीम कौन सी थी? जन धन योजना। व्हाट इज दिस स्कीम? तो बेसिक स्कीम के अंदर क्या था कि जीरो बैलेंस अकाउंट यानी नो फ्रिल अकाउंट। तो कोई भी इंसान irrespective of their gender, irrespective of their sex, irrespective of their income criteria, बैंक में जाएगा और एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकता है। वो कौन सा अकाउंट होगा? जनधन अकाउंट। क्या ही जरूरत थी ऐसा करने की? टू कंडक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। रीजन क्या है उसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन को करने की। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जब सारे लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल होगी। अब उस कॉन्सेप्ट को कहते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तब ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल बैंकिंग करने की कोशिश करेंगे या फिर बैंकों के थ्रू अपने ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों के थ्रू अपने ट्रांजैक्शन करेंगे तो इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी।
जब इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी तो हमारे देश की कमाई बढ़ती जाएगी। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी इकोनॉमी के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंक्स ही होगा ना, क्योंकि ये जो अकाउंट ओपन हो रही है ये बैंक्स के थ्रू हो रही है, ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये बैंक्स के थ्रू होगी। इसलिए हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है इसको समझना पड़ता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भारत सरकार अब तक क्या क्या कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई ने क्या किया है अभी तक, हाँ ये सारे स्कीमें, हाँ उसके चैलेंजेस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के सामने, फाइनेंशियल इंक्लूजन से फायदा क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? तो गाइस आप लोगों ने सुना होगा जीडीपी, है ना, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये अलग अलग आपने टर्मिनोलॉजी सुनेगी। जीडीपी सबसे ज्यादा सुना हो। हम आज भी अगर दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक साइज को कंपेयर करने के लिए हम जो डेटा यूज करते हैं दैट विल बी द जीडीपी डेटा। तो ये जीडीपी डेटा, जीएनपी डेटा, नेशनल इनकम, ये जो सारा डेटा है ना ये नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ये डेटा क्या है, ये ग्रोथ डेटा है, इस डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, ये डेटा कौन प्रोड्यूस करता है, इसको इंडिया कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करता है, ये सारी चीजें हम नेशनल इनकम के अंदर पढ़ेंगे। हाँ उससे रिलेटेड अलग अलग टर्मिनोलॉजी से, हाँ जैसे ग्रोथ रेट, हाँ जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी न्यूज में सुना होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इनटू द वर्ल्ड, तो उसका मीनिंग क्या है? तो नेशनल इनकम के चैप्टर में आप उसका मीनिंग समझ पाओगे कि इंडिया हाल फिलहाल में दुनिया का सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, मतलब उसकी इनकम बढ़ते जा रही है। जितने प्रोपोर्शन में इंडिया की इनकम बढ़ रही है और इंडिया में सॉरी दुनिया में एवरेज उससे कम ग्रोथ हो रही है। तो ये नेशनल इनकम के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी यानी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। तो ये गरीबी क्या है, इसको ये गरीबी होने के कारण क्या हो सके, इसको कैसे मेजर किया जाता है, अभी के लिए गरीबी का रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के कौन से टाइप्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, हमको अगर गरीबी खत्म करनी है, पॉवर्टी एलिमिनेशन करनी है, तो कैसे करेंगे हम पॉवर्टी को कम करने के लिए? हाँ एक हमारे इंडिया में अमर्त्य सेन नाम के एक नोबेल लॉरेट हो गए, ठीक है। तो ये जो अमर्त्य सेन है इनको नोबेल अवार्ड मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। इन्होंने एक सोशल चॉइस थ्योरी प्रेजेंट की थी। तो ये सोशल चॉइस थ्योरी है क्या? सोशल चॉइस थ्योरी बोलती है कि कैसे सरकार पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी एक पूरी डिटेल थ्योरी रखी थी, उस थ्योरी के आधार पे सरकार को पॉवर्टी एलिमिनेशन में मदद हो सकती है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसको पढ़ेंगे, क्या अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें हम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज मनी मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट? तो मनी मार्केट मतलब एक फाइनेंस मार्केट का हिस्सा होता है। इंडिया के अंदर हम सबको पता है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मार्केट्स स्टैब्लिश किए गए। जैसे सोना, अगर आपको सोना वगैरह खरीदना है तो आप जाते हो सराफ मार्केट में, हाँ अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो आप जाते हो मंडी में, अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने हैं तो आप जाते हो एपीएमसी में। अलग अलग तरीके के अलग अलग मार्केट है। उसी तरीके से जब आपको फाइनेंस यानी पैसे की जरूरत होती है तब आप जाते हो फाइनेंशियल मार्केट में। कहाँ पे जाते हो? यू वेंट टू द फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट इज दिस फाइनेंशियल मार्केट? जहाँ पे सारे फाइनेंस की जरूरत होगी, क्योंकि हम लोग हमारी जेब में पैसा लेके नहीं घूमते। तो जब भी हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है हम उनको बोरो करते हैं। तो जब आप मनी मार्केट में एंट्री मारते हो तो मनी मार्केट मतलब क्या है? जहां पे शॉर्ट टर्म की बोरोइंग होती है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर। इस तरीके से मनी मार्केट में आप 1 साल से कम का कर्जा ले सकते हो। तो ये मार्केट क्या है?
इसको रेगुलेट कौन करता है, इस मार्केट के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके सहारे से आप बोरोइंग कर सकते हो, जैसे एक होता है ट्रेजरी बिल, एक होता है कॉल मनी एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उनको रेगुलेट कौन करता है, ये सारी चीजें हम मनी मार्केट के अंदर पढ़ेंगे। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, है ना। व्हाट इज कैपिटल मार्केट दो, तो फाइनेंस मार्केट के अंदर जब किसी इंसान को एक साल से ज्यादा का कर्जा चाहिए, तब वो कहां से कर्जा लेगा, कैपिटल मार्केट से। तो कैपिटल मार्केट क्या है, उसके कितने टाइप्स आते हैं, ये आपने जो शेयर मार्केट सुना होगा कभी ना कभी, ये शेयर मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है, अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। ये सारे मार्केट्स कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। इन मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी करता है। इन मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं यहाँ पे, जैसे बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, इन सारी चीजों को हम कैपिटल मार्केट के अंदर पढ़ेंगे। अंडरस्टूड। सेकेंड, गाइस हम इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट पढ़ेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड एनपीसीआई। व्हाट इज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है गाइस, कि हम लोग जिन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं वो सारे तरीके यहाँ पे आएंगे। जैसे मुझे अगर किसी को पेमेंट करनी है तो मैं चेक से भी पेमेंट कर सकता हूँ, हाँ, यूपीआई से कर सकता हूँ, देन मैं कार्ड्स यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या है, तरीके हैं। मैं आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सारे तरीके यूज कर सकता हूँ ना। तो ये जो सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके जिस एक सिस्टम के अंदर आते हैं, वो सिस्टम क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। 2008 में आरबीआई ने एक कंपनी को बनाया, दैट इज एनपीसीआई। नॉट ओनली आरबीआई, आरबीआई के साथ एक आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भी उसके साथ शामिल थी। उन्होंने एनपीसीआई को बनाया। अब ये एनपीसीआई का काम क्या है, तो एनपीसीआई का काम है इस सारे पेमेंट स्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो जैसे एनपीसीआई ने यूपीआई बनाया है, एनपीसीआई ने आईएमपीएस बनाया है, करेक्ट। ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए, रुपे कार्ड आपका, ये जो सारे तरीके हैं ना पेमेंट करने के, ये एनपीसीआई ने डेवलप किए। हाल फिलहाल में ये एनपीसीआई का काम है इन सारे प्रोडक्ट को डेवलप करना। तो ये सारा हम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड एनपीसीआई के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट क्या है, उसके काम क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे पढ़ा था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो एनपीए के कारण बैंकों को नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया, उसका नाम है सरफेसी एक्ट। इस एक्ट के तहत बैंकों को कुछ ताकतें मिली है, उन ताकतों का यूज करके बैंक एनपीए से होने वाले लॉसेस को रिड्यूस कर सकती है, दैट इज सरफेसी एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इस तरीके का ये कानून है सरफेसी एक्ट। इस कानून को 2002 में बनाया गया था, 2002 में। इस कानून को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ये कानून क्या है, इसके अंदर कौन से तरीके के कर्जे इलिजिबल होंगे, कौन सी संस्थाएं इसके अंदर इलिजिबल होगी, ये सारी चीजें हम सरफेसी एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, आईबीसी। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को बनाया गया था। इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जरूरत क्या थी, कि फास्ट वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, वाइंडिंग अप और रिजोल्यूशन ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, तो इंडिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जिसके कारण जल्दी से जल्दी एकदम शॉर्ट पीरियड में उस इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन किया जाए। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, कि जब कोई इंसान डिक्लेयर करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपका जो कर्जा लिया है, मतलब बैंक को जाके कहेगा कि मैंने आपसे जो कर्जा लिया है, मैं वो कर्जा नहीं रिपे कर सकता हूँ, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसॉल्वेंसी।
तो इस इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना पड़ता है, और उसके लिए इंडिया में कोई टाइम बॉम्ब बैनर नहीं था। ऑन एन एवरेज इंडिया में 4 साल से ज्यादा का समय लगता था। इसीलिए भारत सरकार ने 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को बनाया। इसके तहत 6 महीने के अंदर अंदर उस कंपनी की जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, वो कंप्लीट होनी चाहिए या फिर लिक्विडेट होना चाहिए। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है इंडिया के, इसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। दैट्स हाउ हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का एक सिलेबस आता है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के 23 टॉपिक कवर करेंगे, वन बाय वन हम इसी सीक्वेंस में इन सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो दिस इज योर सिलेबस फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। अब गाइस सिलेबस तो हमको समझ में आया कि सिलेबस क्या होता है, बट मुद्दा ये है कि ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है, इसका एग्जाम के अंदर प्रोपोर्शन कितना होता है, कहाँ पे इसको पूछा जाता है। जनरली जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो एक जनरल अवेयरनेस का ही हिस्सा आता है। जनरल अवेयरनेस के अंदर हम सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो बैंकिंग अवेयरनेस आता है, देन आपका स्टैटिक जीके आता है, देन आपका करंट अफेयर आता है। ये 3 चीजें आती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है वो बैंकिंग अवेयरनेस का होता है यार। तो ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है अलग अलग एग्जामिनेशन में कहाँ पे पूछी जाती है, कितने मार्क्स के लिए पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है, इसके लिए एक डिटेल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया, ताकि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन में बैंकिंग अवेयरनेस हमारे सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और कितने तैयारी से हमको उसको करना है। तो अगर मैं पीओ पोजीशन के लिए बात करूंगा, एसबीआई, आईबीपीएस क्लर्क वगैरह, तो यहाँ पे जनरली ये मेंस में ही पूछा जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन है जनरली मेंस में आता है, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन है जहाँ पे प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है। लेकिन कुछ ही है वो, ज्यादातर ये जो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है हमको मेंस में दिखाई देता है। प्रीलिम्स में तो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स कवर हो जाती है, लेकिन मेंस के अंदर आपको अलग अलग मार्क्स के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा। जैसे एसबीआई पीओ के लिए 40 मार्क का होता है, आईबीपीएस पीओ के लिए 50 मार्क्स का होता है, आरआरबी पीओ के लिए 40 मार्क्स का होता है, क्लर्क के लिए 50 मार्क्स का होता है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए 50 मार्क्स। ये जो आरबीआई ग्रेड भी यानी आईबीपीएस एसओ है ना, ये यहाँ पे जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन में, बाकी जनरली तो आपका मेंस में ही पूछा जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है वो काफी ज्यादा टफ होता है, वो थोड़ा कंपेरेटिव टू अदर्स, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी की जो एग्जामिनेशन है वो हाईएस्ट एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन। तो जैसे जैसे आपकी एग्जामिनेशन की लेवल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस और ज्यादा टफ होते जाएगा, सेम सिलेबस आपको और ज्यादा मुश्किल तरीके से पूछा जाएगा। तो ये चार्ट है जहाँ पे जनरल अवेयरनेस का वेटेज कितना है अलग अलग एग्जामिनेशन में, ये हमको दिखता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ पे कितने मार्क्स के लिए पूछा गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस तकरीबन 40 सवाल पूछे गए हैं और 40 मार्क्स के लिए पूछे गए, टोटल टाइम है 35 मिनट्स। तो बैंकिंग अवेयरनेस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है वहां पे बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो, वो भी कम से कम समय। इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस? बैंकिंग अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, हमको क्यों पढ़ना है? ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस बेसिकली आपको ये आपके बारे में बताता है कि आपको बैंक के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास बैंकिंग अवेयरनेस में। ये इंफॉर्मेशन आपको एक तो मेंस में भी काम में आएगी, जीडी में भी और इंटरव्यू में। मेंस के अंदर तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर मैं बात करूंगा जीडी की, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए जीडी पार्ट होता है, इंटरव्यू पार्ट भी होता है। तो जीडी पार्ट में, इंटरव्यू पार्ट में आपको बैंकिंग अवेयरनेस काफी ज्यादा हेल्प करता है टू फेच मोर मार्क्स। जैसे मान लो अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि हाउ बैंक अकाउंट कुड हेल्प टू रिड्यूस सोशल
सॉरी, टू इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी। कि सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बैंक अकाउंट कैसे मददगार हो सकता है। तो इसके लिए आपको बैंक अकाउंट क्या है वो समझना पड़ता है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन समझने पड़ते हैं, वो कहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है वो चीजें समझनी पड़ती है। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस में बैंकिंग अकाउंट को ढंग से पढ़ा है, तब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हो कि हाउ इट विल हेल्प टू क्रिएट सोशल सिक्योरिटी, टू इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पे कि कैसे वो मदद कर सकता है। तो हम सबको पता है कि इंडिया में ज्यादातर जो परिवार है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो ये जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, इनकी इनकम ज्यादा नहीं होती। इनकी इनकम ऐसी होती है ना कि अगर इनकी फैमिली में एक बड़ी बीमारी आ जाए, जैसे कैंसर वगैरह जैसी एक बड़ी बीमारी आ जाए, तो उसके खर्चे में ही इनकी सारी की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। जब ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बीमारी के कारण पूरी की पूरी सेविंग्स खत्म हो रही है, तो वो पूरा का पूरा परिवार एक पॉवर्टी में चला जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी ना वहां पे। अगर समाज के अंदर पॉवर्टी बढ़ जाएगी तो सोशल इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कैसे बैंक अकाउंट इन चीजों को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। तो हमको पता है कि भारत सरकार अलग अलग स्कीमें लॉन्च कर रही है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है। देन इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूंगा तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ये जो स्कीमें हैं, इन स्कीमों में एक जरूरत होती है बैंक अकाउंट की। अगर पर्सन के पास बैंक अकाउंट होगा तो वो इन स्कीमों के जरिए अच्छे से अच्छे इंश्योरेंस सॉरी इन स्कीमों के जरिए सरकार से क्या कर सकता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ले सकता है। जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आपको बैंक अकाउंट कंपलसरी है, सुरक्षा बीमा योजना के लिए आपको बैंक अकाउंट कंपलसरी है। तो व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ बैंक अकाउंट विद योरसेल्फ, तब आपका जो सोशल सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस से सोशल सिक्योरिटी बढ़ती है वहां पर। तो दैट्स हाउ बैंक अकाउंट कैन हेल्प टू इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी। इसके हम और भी तरीके के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पेंशन हो सकता है, या फिर अलग अलग तरीके के, जैसे कोई सब्सिडी हो गई सरकार की तरफ से, जो सब्सिडी मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर, तो उसकी मदद होगी। तो उन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये बैंक अकाउंट आपको मदद करेगा सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो इस टॉपिक के अंदर हमको बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसे अलग अलग टॉपिक हम उठा सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप पीओ एसओ ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं वहां पे इंटरव्यू होता है। आरबीआई ग्रेड बी ऐसे एग्जामिनेशन में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई होने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हो। आपके पास जितना भी सब्जेक्टिव नॉलेज है ना, उन्होंने आपके प्रीलिम्स और मेंस में देख लिया है वहां पे कि आपके पास क्या क्या नॉलेज है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तब आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, और उस पर्सनालिटी चेक करने के दौरान वो देखते हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हो, आप उस इंस्टीट्यूशन को कितना समझते हो। मान लो अगर आप चले गए किसी आरआरबी पीओ की इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू पैनल में आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि आप आरआरबी पीओ बनने, आरआरबी के अंदर पीओ बनने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, बताओ कि एक आरआरबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस। जब तक कि हमको ये दोनों बैंक्स क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दो कैसे अलग अलग बनती है, ये नहीं समझेगा ना, हम वहां पे आंसर नहीं कर पाते। इंटरव्यूज के अंदर अगर आप ऐसे आंसर नहीं कर पाते हो तब आपके ऊपर एक निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस, आप कभी भी इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर सकते। तो मेंस की एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको यहां से बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं। इंटरव्यूज अगर आपका बैंकिंग अवेयरनेस कमजोर है तो काफी मुश्किल हो जाती है जहां पे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कि हमको कैसे प्रिपेयर करना है। सी, बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला है आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है।
जो यहाँ पे मैंने टॉपिक बताए, ज्यादातर टॉपिक्स, ठीक है, ये हमारे सिलेबस को कवर करते हैं। हमको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, पहले प्रिपेयर करने हैं, वहां पे सारे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज वहां पे प्रिपेयर करने हैं, जैसे एनपीए क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, ओम्बुड्समैन क्या होता है, ये सारे के सारे हमको बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज प्रिपेयर करनी पड़ती है, सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ता है। जब भी आप इन चीजों को प्रिपेयर करोगे तब आपको आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने, ठीक है, नोट्स मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है कभी भी। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि बुक के अंदर या फिर इंटरनेट के अंदर कुछ पढ़ेंगे, उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नो, दैट्स नॉट योर नोट्स। इट शुड बी कि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर उसको लिखो। इससे क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी बढ़ता है। जैसे आरबीआई, अगर मैं ग्रेड बी की बात करूंगा, तो आरबीआई ग्रेड बी के अंदर मेंस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। हम लोग रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रट्टा मारने के बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वी कैन नॉट आर्टिकुलेट व्हाट वी हैव लर्न। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोट्स आपकी काफी बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, उन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो और अपने तरीके से उनकी क्या करो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो। इन्हीं नोट्स को आपको रिवाइज करना है बार बार, क्योंकि आप शुरू से अंत तक सारे के सारे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वंस यू गॉट होल्ड ऑन योर सिलेबस, आपको आपके नोट्स को ही रिवाइज करना है, इससे आपका समय भी बचेगा और आपने जो चीजें समझी है उसको आप रिटेन भी कर सकते हो। तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे कंप्लीट योर सिलेबस। तो आपको वहां पे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देन आपको आपकी पूरी की पूरी नोट्स प्रिपेयर करनी है। देन आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको करंट अफेयर से लिंक करना जरूरी होता है। बैंकिंग अवेयरनेस इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन के अंदर काफी कम सवाल ऐसे दिखे जाएंगे कि जो स्टैटिक नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, स्टैटिक नॉलेज होता है जो बेसिक नॉलेज है। जैसे अगर मैं आपको कहूंगा कि आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई है 1934 में, आरबीआई एक्ट बना और 1935 में मुंबई के अंदर आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट। ये स्टैटिक फैक्ट, ये फैक्ट बदलेंगे नहीं, बराबर ना। तो ये स्टैटिक चीज है। तो आजकल जो है ना, काफी कम एग्जामिनेशन में इस तरीके के स्टैटिक पार्ट को पूछा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो डायनेमिक पार्ट से पूछे जा रहे हैं। डायनेमिक पार्ट मतलब होता है आपका करंट अफेयर्स। तो आप जो भी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हो, तब आप न्यूज़पेपर के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, उन चीज को भी आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ। इससे क्या होता है कि आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर होते जाएगा और आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो आपको समझ भी आएगा, ठीक है। सो करंट अफेयर कैन हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स। रिवीजन, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर जो पढ़ रहे हैं वो समझ तो आता है लेकिन उसको हम रिटेन नहीं कर पाते। उसका सिंपल एक ही रीजन है, क्या, कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। आप जो भी पढ़ रहे हो उन चीजों को आपको रिवाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। भगवान ने हमको एक खूबसूरत वरदान दिया है कि हम चीजों को भूल सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज एक तरीके से वरदान नहीं, वो एक शाप की तरह काम कर। तो हमको उससे ओवरकम होना है तो बेसिक हमको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए लोग अपने अपने तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। बेस्ट वे क्या होता है, आप वीकली रिवाइज करो। आप कैसे रिवाइज करो, वीकली इन चीजों को क्या करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। एक हफ्ते तक आप जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, तो एक दिन सेट करो, एक वीक के अंदर, उस दिन के अंदर जो भी आपने चीजें पढ़ी है उसको आप क्या करो, रिफ्रेश करो, अच्छे से रिवाइज करो। इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो ज्यादा मजबूत होते जाता है वहां पे, और आप चीजें ज्यादा जल्दी भूलोगे भी नहीं यहाँ पे। तो इसलिए रिविजन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हो सके तो आप आपके जो नोट्स बनाओगे ना, उसके शॉर्ट नोट भी बनाते जाओ। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या, आपने जो नोट्स बनाए ना उसके और नोट्स बनाते जाओ शॉर्ट में। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, आपके एग्जाम के एक दो दिन पहले आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। एग्जाम के एक दो दिन पहले हमारे पास क्या हो जाता है कि हम जो नोट्स बनाते हैं वो काफी ज्यादा बल्कि हो जाते हैं, ठीक है ना, एक ग्रंथ की तरह बन जाए। एग्जाम के एक दिन पहले प्रेशर के अंदर वो
सारा का सारा हम पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं होता उतना हमारे पास भी। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले ये शॉर्ट नोट्स आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करके देंगे आपको। तो जो भी आप नोट्स बनाओ उसके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, और जो भी आप पढ़ते जाओ उसको आप रिवाइज करते जाओ। नेक्स्ट प्रिपरेशन करने का तरीका है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू। पीवाईक्यू स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट इज मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू? सी, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जो है ना, आपको अलग अलग तरीके से मदद करता है। पहला, ये आपको बताता है कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा, ये आपको बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा हुई है और कितना अभी और करना है आपको। इसके लिए ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट डे से ही मॉक टेस्ट पीवाईक्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं होता। आपको जब भी मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं ना, तब आप क्या करो, थोड़ा समय जाने दो। मतलब मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, 3-4 हफ्ते हो गए आपके, ठीक है। तो 3-4 हफ्तों के बाद जब आपने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिलेबस को कवर कर लिया है, तब आप पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। ये जब आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो कितनी हुई है और उसमें और कितना इंप्रूवमेंट करना है। ये चीज समझ में आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप जो पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो क्या? सी गाइस, हमको दिशा काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो बैंकिंग अवेयरनेस, ये जो टॉपिक है ना, ये जनरल अवेयरनेस के अंदर आता है। ये जनरल टॉपिक है। व्हाट डू मीन बाय जनरल टॉपिक? कि यहाँ पे सिलेबस फिक्स नहीं है। एग्जैक्टली जैसे आपका क्वांट के 20-22 टॉपिक्स है, रीजनिंग के आपके टॉपिक्स है, इंग्लिश के टॉपिक्स है, वो फिक्स टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स कभी बदलेंगे नहीं वहां पे। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं है वहां पे। इसलिए यहाँ पे सवाल पूछने का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। काफी मतलब काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको किसी भी डायमेंशन से यहाँ पे सवाल पूछेंगे। अब मान लो यहाँ पे करंट अफेयर का सवाल है, तो करंट अफेयर में क्या पूछेंगे? कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, ये युद्ध चल रहे हैं, तो शायद से आपको उनकी ज्योग्राफी पूछ लेंगे वो, लेकिन वो भी चीज करंट अफेयर में आएगी। तो सिलेबस फिक्स नहीं है ना इन चीजों का। बैंकिंग अवेयरनेस का भी वैसा ही। नई नई बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आती रहती है, नई नई बैंकिंग प्रैक्टिसेस आती रहती है, उनको भी हमको सिलेबस में इंक्लूड करना पड़ता है ना। तो देयर इज नो फिक्स सिलेबस फॉर दिस। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहिए। सिंपल रूल होता है गाइस। हम यहाँ पे एग्जाम क्लियर करने आए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ? सिंपल, क्लियर एग्जाम। पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं कि हमको सारी चीजों के ऊपर पीएचडी करनी चाहिए। हाँ, पूरी बाल की खाल खींच लेंगे, उससे क्या ही होगा? पीएचडी करनी है तो सेपरेट आप एमए का कोर्स कर लो, उसके बाद जो पीएचडी करनी है करते बैठना, पूरी जिंदगी पड़ी आपके पास। लेकिन यहाँ पे आप एक एग्जाम क्रैक करने के लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है ना, वो आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन की तरह नहीं होती। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। अभी तक आप जो ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हो या फिर ग्रेजुएट हुए हो, वो एकेडमिक एग्जामिनेशन। बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू एग्जामिनेशन इज दैट कि एकेडमिक एग्जामिनेशन में अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं डेफिनेटली पास होऊंगा। अगर मैं ढंग से पढ़ाई करूंगा ना, तो 100% मेरा रिजल्ट आएगा, और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त भी पास होंगे। ऐसा नहीं कि उनमें से कोई छूटेगा अगर वो सब पढ़ाई करेंगे, प्रोवाइडेड दैट। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैं पढ़ाई करके भी फेल हो सकता हूँ, ये रियलिटी है। अगर मैं आरबीआई असिस्टेंट की बात करूंगा आपको, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट की प्रीलिम्स 100 मार्क्स की होती है, आपकी 100 मार्क्स की। डू यू नो कि आरबीआई असिस्टेंट के अंदर प्रीलिम्स का मेरिट कितना लगता है? इट्स वे अबव 80-85 मार्क्स। 80-85 मार्क्स। मैंने एक प्रीवियस ईयर्स का एक कट ऑफ देखा था, वहां पे वो 92-93 मार्क्स के अराउंड कुछ तो भी आपका कट ऑफ जा रहा था। सोच के देखो कि मैं 100 में से 90 मार्क्स लेके भी फेल हो सकता हूँ यहाँ पे। ये रियलिटी है इस सेक्टर की। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो, बैंकिंग की एग्जामिनेशन देने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आप एग्जाम में पढ़ाई करके भी फेल हो सकते हो। तो बेटर क्या है, आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी चाहिए। कैसी पढ़ाई करनी चाहिए? एकदम स्मार्ट तरीके से।
कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कैसे कवर किया जाए और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे की जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉलेज गेन करना तो अच्छी चीज है और वो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा फोकस होना चाहिए कम से कम समय में। पंचवार्षिक योजना लेके नहीं आना है यहाँ पे कि 5 साल में कोई ना कोई एग्जामिनेशन तो पास ही हो जाएगी, नहीं गाइस। जितने ज्यादा फेलियर देखोगे उतने ज्यादा लेजी बनते जाओगे, और एक बार ये लेजीनेस दिमाग के ऊपर छा गई तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर लाइफ में कुछ करना है तो बेटर वे बकल अप योर सिट। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू आपको इस प्रॉब्लम से बचाएंगे। आप जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितने पीवाईक्यू दोगे, उतना ज्यादा आप आपके सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पकड़ क्रिएट कर पाओगे, ज्यादा होल्ड क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, आप ज्यादा मिसगाइड नहीं हो जाएंगे। आप एक समुद्र में कूद जा रहे हो, समुद्र में कूद रहे हो, समुद्र में कूदने के बाद अगर आपको दिशा पता नहीं ना तो बस आप तैरते ही जाओगे और एक दिन डूब जाओगे। बेटर वे यू मस्ट नो वेयर टू गो। वो जो डायरेक्शन देने का काम है ना, ये मॉक टेस्ट करेंगे आप। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पीवाईक्यू दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्टे फोकस ऑन योर सिलेबस एंड स्टडी वेल। स्मार्ट स्टडी करने में ये काफी हेल्प करेगा। इस तरीके से आप आपके बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, देन प्रिपेयर योर ओन नोट, शॉर्ट नोट भी बनाओ हो सके तो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। देन करंट अफेयर्स आपको मदद करेंगे, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू देनी है। इस तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इंटरनेट का अगर सहारा ले सकते हो तो लो, क्योंकि इंटरनेट के अंदर अपडेटेड इंफॉर्मेशन। बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपको पढ़ना है तो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही गैदर करनी है। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिसलीड करेगी, आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस क्रिएट करवाएगी कि हाँ ये चीज है, ये मैंने पढ़ी है, लेकिन वो आउटडेटेड है ना। आपको तो अपडेटेड नॉलेज के ऊपर पूछ रहे हैं, आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिसेंट चेंजेस क्या हुए वो पूछे जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, अगर आप पुरानी बुक्स यूज करते जाओगे ना तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यूज इंटरनेट। आज हमारे पास इंटरनेट का जो हथियार है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी मदद से आप बैंकिंग अवेयरनेस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा संभाल के, इंटरनेट में मिसलीड होने के भी चांसेस है। आई होप सो कि सबके सब ग्रेजुएट है यहाँ पे, या फिर लास्ट ईयर में हो गए यहाँ पे, या फिर 12वीं तो पास हुई होगी। तो इंटरनेट का यूज कैसे करना है, वाइज यूज कैसे करना है, आप लोगों को आता होगा। तो यूज इट वाइजली, दैट विल हेल्प यू अलॉट टू प्रिपेयर योर टॉपिक। अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल। हमको यहाँ पे क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। So guys, that is for introductory lecture to the banking awareness. Thank you.